हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। वैसे है बहुत आसान, पर यहाँ पर ना बच्चे क्या होता है कि an क्या होता है और n टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस और a के पता होने के बाद भी गलत पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, आपको क्वेश्चंस तो आपको ही करने हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही फायदा है। चाहे मैं यहाँ पर मैं पढ़ा लूँ या फिर यहाँ पर जिसने ये एपी बनाई होगी वो आके पढ़ा ले, फिर भी आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप इसे समझने की कोशिश ना करो। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा मतलब सिनेरियो लेता हूँ। जैसे मैं हूँ, ठीक है, और मैं कहीं जॉब लेने गया और उन्होंने कहा ठीक है आपकी जो हम जॉब में सेलेक्ट भी हो गया, और उन्होंने कहा ठीक है अब आपकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जो आपकी सैलरी है ना, वो सोचो कि जो पहला मंथ है ना उसमें हम आपको देंगे 8,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है 8,000 रुपये दोगे, मतलब पूरा जो साल है वो 8,000 रुपये ही जाएगा, एक मंथ की सैलरी 8,000, ठीक है। अब इन्होंने कहा पर जो हमें अगला साल है, जो आपका अगला साल रहेगा वो उसमें हम जो आपकी मंथली इनकम है ना उसमें 500 रुपये बढ़ा देंगे। तो मतलब मुझे अगले साल में जो अमाउंट मिलने लग जाएगा वो कितना मिलेगा, 8,500 का। फिर तीसरे साल में इन्होंने कहा फिर 500 बढ़ा देंगे, मतलब जो तीसरा साल है उसमें जो मुझे मंथली इनकम मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 9,000 रुपये। इस तरीके का जब मैं बनाऊंगा कि पहले साल मुझे कितनी सैलरी मिली थी 8,000, सेकेंड साल मुझे कितनी सैलरी मिली थी 8,500, थर्ड साल मुझे कितनी सैलरी मिली थी 9,000। तो इस तरीके का जो सिक्वेंस बनता जाता है वहां पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस सीक्वेंस का नाम हो जाता है। इतना समझ आया? तो देखते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बोलते हैं, कि मतलब इसको सब पढ़ेंगे कि डिटेल में, है ना। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप बोर्ड पे ध्यान देखो और इधर उधर ना देखो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अर्थ प्रोग्रेशंस, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती हैं। तो मैंने बोला कि मेरी जो मंथली इनकम थी पहले साल की वो थी 8,000, फिर मेरी हो गई 8,500 अगले साल की मंथली इनकम, ठीक है। अगले साल मतलब मुझे हर मंथ कितने मिलेगी इनकम, 8,500। फिर तीसरे साल में मुझे हो गई 9,000, ठीक है। ऐसे करते 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 चलता गया मैं, ठीक है। चौथे साल क्या ले लो, चलो चौथे साल की मेरी कितनी हो गई 9,500, ठीक है। अब ऐसे करते 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 मैं जब तक काम करूँगा तो जब तक मेरी सैलरी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि कितने का हो रहा है, बताओ कितने का हो रहा है, तो 500 का हो रहा है। इसी 500 को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसी 500 को बोलते हैं कि ये जो वाली जो टर्म है, मतलब 9,500 और 9,000, इसे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कहते हैं। और इसके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 500 का है। तो यहाँ पर ये सिक्वेंस जो है वो एपी है या नहीं, उसका जिम्मेदारी कौन लेता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है कॉमन डिफरेंस। कौन लेता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसे हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे है, ये बहुत बड़ा सवाल आता है, क्योंकि एपी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कॉमन डिफरेंस पे। और कॉमन डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है वो देखो कैसे कैसे। देखो ये जो टर्म है जहां से तुम्हारा ये सीक्वेंस चालू हुआ इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इतना समझ आया। और इसको दिखाने या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है A1, ठीक है। इसके आगे वाली जो टर्म है, जैसा अगर ये A1 है तो ये क्या हो गई A2, ये क्या हो गई A3, ये क्या हो गई A4। तो इनको ऊपर लिख लेते हैं, A1 ये हो गई A2, ये हो गई A3, ये हो गई A4। इतना समझ आया। तो जब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो वो मैं कैसे निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जब अगर आपकी कोई सिक्वेंस है, ठीक है, और अगर उसमें हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मतलब जैसे ये वाली और ये वाली के बीच में गैप सेम आ जाए, ये वाली और ये वाली के बीच में गैप सेम आ जाए, ये वाली और ये वाली के बीच में गैप सेम आ जाए, तो वो जो सीक्वेंस है उसको बोलोगे एपी, ठीक है। दोबारा से समझाया। अब उसके बाद ये जो गैप है उसको मैंने बोल दिया कि इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये गैप निकाल के कैसे दिखाओगे, तो उसको दिखाने का तरीका क्या होता है कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ना A4, जिसकी A4, ठीक है, फिर उसमें माइनस कर दो A3, फिर A3 उसमें माइनस कर दो A2, फिर A2 में माइनस कर दो A1, ठीक है। ये क्यों हम A4 में से ये A3 क्यों माइनस करते हैं ये सब हम बात करेंगे, पर पहले ये समझो कि जो A4 है उसकी वैल्यू क्या है, 9,500। उसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया, 9,000, ठीक है। फिर 9,000 में से मैंने माइनस क्या कर दिया, 9,000 में माइनस करा मैंने 8,500। फिर 8,500 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 8,000, ठीक है। तो अगर ये जो गैप है
मतलब जैसे 9500 और 9000 जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा वो बचेगा यहाँ पे 500, इधर भी मेरा क्या बचेगा 500 और इधर भी मेरा क्या बचेगा 500। अगर ये जो कॉमन डिफरेंस है वो हर जगह सेम आ जाता है, जब आप इस जो ऊपर वाला जो सीक्वेंस दिख रहा है ना, इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, एक एपी है, वरना नहीं बोलोगे। ठीक है, कहीं पे भी अगर सेम नहीं आ रहा है, जैसे ये सेम नहीं आ रहा है, ये सेम आ गया, ये दोनों सेम आ गए पर ये सेम नहीं आ रहा है, तो जब भी इसे क्या बोलोगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तीनों सेम आने चाहिए अगर तुमने तीनों निकाल के दिखाया। इतना समझ आया? अब ये मेरी एपी हो गई, कैसे एपी कहा जाता है इतना हमें समझ आया। पर अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जैसे जहां से भी सीक्वेंस चालू होता है उसे क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। ये A2 कैसा आता है, मतलब सेकंड वाला टर्म कैसा आता है, तो वो A1 में D प्लस करके आता है। क्या आता है, A1 में D प्लस करके, A1 में फर्स्ट टर्म में यही कॉमन डिफरेंस को प्लस करके। ये जो थर्ड टर्म है वो कैसे आती है, A1 प्लस 2D, कैसे, A1 प्लस 2D। और ये जो थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म के बाद क्या आई, फोर्थ टर्म आई, ये 1 बना लेना इसको। इसके बाद क्या आई, फोर्थ टर्म आई, तो फोर्थ टर्म कैसे आती है, A1 प्लस 3D करके, A1 प्लस 3D करके। और इन्हें कहते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एपी। मतलब कहीं पे भी अगर एपी की 4 टर्म्स के बारे में बात हो रही हो, तुम्हें ना पता हो तो तुम उसे ऐसे भी लिख सकते हो। इतना समझ आया? अब यहां पर देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जैसे कि ये क्या है, क्या लिख दिया मैंने, तो देखो 8000 तो उसकी पहली सैलरी थी, मतलब कि पहले साल की सैलरी थी। 8500, तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 500 का, जो कि मैंने निकाल के देखा। तो मैंने बस 8000 में 500 ऐड करा तो मेरे को 8500 मिल गया। अब ये 9000 कैसा आएगा, 9000 आएगा जब मैं 8000 में 1000 ऐड करूंगा। और ये जो 1000 है वो कैसा आया, जब मैंने 500 की मल्टीप्लाई 2 से करी। तो देखो तीसरी टर्म आ गई। चौथी टर्म कैसा आएगी, देखो फर्स्ट अमाउंट क्या है 8000, उसमें मैंने जो कॉमन डिफरेंस है उसकी पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करी, फिर इसमें ऐड कर दिया। तो जब भी आपको ऐसे दे रखा हो तो आप उसके आगे वाली टर्म्स निकाल सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया? अब यहां पर बच्चे ये बात करते हैं कि ये कैसा है, A4 माइनस A3। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये जो A1 है ना, और A2 कैसा है, A2 आया जब मैंने A1 में D प्लस करा। ठीक है, समझ आया? A1 में क्या करा, D प्लस करा। तो यहां से अगर मुझे D की वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो गया, A2 माइनस A1। ठीक है, अब ये जो A3 है वो कैसे आएगा, उसके पीछे वाली टर्म, मतलब A2 में मैं जब D ऐड करूंगा तो अगर मुझे यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो वो कैसा आएगा, A3 माइनस A2। और ये जो चौथी टर्म है मतलब A4, जो कि यहां पे लिखी है मैंने A4, वो कैसे आती है, जब मैं इसके पीछे वाली टर्म में 500 वही फिक्स अमाउंट ऐड करता हूं, तो मतलब A3 प्लस D। तो यहां पर मेरा आया A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D। ठीक है, तो यहां पर ये जो मैंने लिखा ना A4 माइनस A3 वो यहां से आया। ठीक है, और A3 माइनस A2 वो यहां से आया, और A2 माइनस A1 वो आया यहां से। जब मैं देखो D के बराबर है, इन तीनों को मैंने बराबर रख दिया। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि ये AP है या नहीं, तो आप क्या करोगे, ऐसे करना। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए राइट 3 मोर टर्म्स, तो जैसे मेरे को दिख रहा है यहां पर कि चौथी टर्म में मेरे को D की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट टर्म में, मतलब D की 3 बार मल्टीप्लाई करके ऐड करना है फर्स्ट टर्म में। तो अगर मुझे पांचवी पूछी जाए, इसकी पांचवी टर्म क्या है, इसकी छठी टर्म क्या है, तो तुम क्या करोगे, एक तो ये फॉर्मूला भी कर सकते हो क्या, कि जैसे मैंने लिखा है ना A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, तो तुम कर सकते हो A4 प्लस D। करेंगे हम आगे क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद A6 करना है तो A5 प्लस D, A7 निकालना है तो A6 प्लस D। इतना समझ आया? देखो इसके आगे क्वेश्चंस भी करेंगे जब ज्यादा समझ आएगा। अब यहाँ पर मैंने ये भी बात कर ली, ये जनरल टर्म्स हो गई AP की, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब इसमें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि AP ना 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके की। कौन कौन सी होती है देख लो। एक होती है इनफाइनाइट AP और दूसरी होती है फाइनाइट AP। इनफाइनाइट और फाइनाइट। देखो इनफाइनाइट क्या होती है, जैसे मैं कहूँ कि ये चलती जा रही है, वो काम करती जा रही है, अनंत काल तक वो काम करती जा रही है, तो उसके अनंत काल तक सैलरी बढ़ती जाएगी। इसी अनंत काल को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट AP, जो कि चलती जाए। पर अगर मैंने कहा कि उसने कुछ साल तक ही काम करा, जैसे अगर 9500 है तो सपोज करो आगे चल के ऐसा हो गया 20000, ठीक है, कि उसे किसी साल पे पूरी 20000 सैलरी मिलने लगी, तो ये मैंने क्या बोला, और उसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, तो उसकी ये लास्ट इंक्रीमेंट होगा सैलरी में। तो ये जब आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए और ये जहां एंडिंग पॉइंट मिल जाए, इसी एंडिंग पॉइंट को तो पहली बात लास्ट टर्म कहेंगे, इतना समझना। और जब ये यहां पर खत्म हो गया तो इसका मतलब ये फाइनाइट हो गया, फिक्स्ड हो गया, कि यहां से लेकर यहां तक है, रेंज हो गई, इसकी फिक्स्ड रेंज हो गई, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट AP। इतना समझ आया? अब एक बात और सुनो कि जब भी अगर मुझे इस सीक्वेंस, जिसको मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला है, तो यहां पर
मुझे कोई सी भी टर्म निकालनी है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। है तो वो एक्सरसाइज 5.2 का, पर हम यहीं पढ़ेंगे उसे, ठीक है। तो वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है किसी भी AP की कोई सी भी टर्म निकालने का। मतलब देखो, जैसे अगर मुझे पूछा जाए कि ये देखो जो 8000 है भाई साहब, वो पहली कुर्सी पे बैठे हैं जिसका नाम A1 दे दिया। ये जो 8500 ये जो भाई साहब हैं ये A2 नाम की कुर्सी पे बैठे हैं। 9500 जो है वो A4 नाम की कुर्सी पे बैठे हैं। तो ये 20000 भाई साहब कौन सी भी कुर्सी पे बैठे होंगे। उस जो कुर्सी है, जैसे मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, वो जो कुर्सी है उसको ही ये बोल देते हैं nth टर्म। n टर्म का मतलब है कि बताओ यहाँ पर ये कौन सी भी टर्म पर है, ठीक है। ये कौन सी भी टर्म को ही n बोल दिया जाता है और उसके पीछे लगा दिया जाता है th, ठीक है। जब टर्म के बारे में पूछा जाए तो वो n के बारे में पूछा जा रहा है, और अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में th कोई नंबर दे रखा है उसके पीछे th दे रखा है तो वो समझ जाना कि वो इस फॉर्मूले का ये छोटा सा जो n है उसकी वैल्यू दे रखी है। इतना समझ आया। और ये जो पूरा जो नंबर है जिसके पीछे th नहीं लिखा होता, ये पूरी an की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? an की वैल्यू होती है। पहले तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद तो आगे मैं बात करूंगा। ये तो बस फर्स्ट टर्म हो गई, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। इतना समझ आया। तो पूरे an के बराबर तो ये नंबर रखना होता है जिसके बारे में पूछा गया है, ये कौन से भी नंबर पे आया, और ये n निकालना होता है, या फिर ये दे रखा है तो आपको ये निकालना है। इतना समझ आया। तो जैसे अगर मैं यहीं पे निकाल के दिखाऊं कि जैसे an है उसको मैंने 20000 के बराबर रखा, तो an 20000, तो यहां पे लिखूंगा 20000 इज इक्वल टू A1 क्या है यहाँ पर 8000, ठीक है। फिर प्लस n माइनस 1 मुझे पता नहीं, ठीक है। n मुझे पता है नहीं, बस मुझे पूरे an की वैल्यू पता है 20000। n माइनस 1 नहीं पता, पर कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला था, कितने का आ रहा था? 500 का, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये 20000 में से 8000 की सब्ट्रैक्शन कर दी। तो यहाँ पर ये n माइनस 1 तो ऐसे ही और 500 ऐसे ही। देखो ये जो d होता है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये जो पूरा होता है इससे एडिशन में होता है 8000 से। इसका मतलब यह है कि ये और ये चीज दोनों अभी एडिशन में, ठीक है। जब आपको इधर से मतलब कोई चीज इधर लेके जानी है तो 8000 में इधर लेके गया तो माइनस का हो गया, पर अगर मुझे ये पूरी चीज लेके जानी है तो सिर्फ 500 नहीं जाएगा, पूरा n माइनस 1 और फिर 500 मल्टीप्लिकेशन में जो पूरा इधर जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां पर मेरा कितना आया? 12000, ठीक है। अब ये क्या होगा? n माइनस 1 मेरा यही रहेगा, 12000 को डिवाइड कर दो 500 से, क्योंकि उधर वो मल्टीप्लिकेशन में था। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, देखो 5 यहाँ पर आ गया, 5 2 जा 10 और 5 4 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 24, ठीक है। उसमें मेरे को एक ऐड करना है तो वो कितना हो गया? 25। तो मतलब ये जो 20000 है वो A25 पर आएगा। इतना समझ आया। तो यहां पर कोई सी भी टर्म फाइंड करनी हो तो मैं तुम्हें अब भी बार बार इसी चीज पे गौर दे रहा हूं कि जब भी किसी टर्म की वैल्यू मतलब n की वैल्यू निकालनी हो वो भी इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। अगर n की वैल्यू दे रखी है और तुम्हें पूछा है कि इस नंबर पे इस कुर्सी पे कौन बैठेगा, तो वहां पर भी यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। जैसे ये तो मैंने अभी तुम्हें an वाला दिखाया कि जहां पर हमें वैल्यू पता है, ठीक है। अब जहां पर हमें वैल्यू ना पता हो, जैसे सोचो ये लास्ट टाइम है 25, ठीक है। अब मेरे को तुम्हें पूछनी हो कि चलो इसकी बताओ 19वीं टर्म कौन सी है, क्या बताऊं कि 90th टर्म बताऊं, ठीक है। अब जब मैंने इसके पीछे th लगा दिया ना तो इसका मतलब ये मुझे n की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? n की। इसका मतलब मुझे a9 निकालना है। जब मुझे a9 निकालना है तो फॉर्मूला वही लगाऊंगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू में d। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 8000 है, देखो 8000। इसकी जगह पर मुझे कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। यहाँ पर मेरा आ गया 8000, 9 में से 1 गया तो 8, कॉमन डिफरेंस कितना का था? 500 का। तो यहाँ पर मेरा कितना हो गया? 8000, ठीक है। ये प्लस कर करो तो यहाँ पर हो गया 4000, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 12000। तो इसका मतलब इसकी जो 9वीं टर्म है वो कितनी है? 12000 है। तो मतलब इस सीक्वेंस में जैसा अगर तुम पहली कुर्सी पे 8000 को बिठा रहे हो, दूसरी कुर्सी पे 8500 को बिठा रहे हो, तीसरी कुर्सी पे 9000 को बिठा रहे हो, तो इसकी 9वीं कुर्सी पे तो 12000 बैठेंगे भाई साहब, और उसकी 25वीं कुर्सी पे मतलब ऐसे सीक्वेंस से 25वीं कुर्सी पे कौन बैठा हुआ होगा? 20000। इतना समझ आया। तो यही है हमारा यहाँ पर एपी का इंट्रोडक्शन। इसमें एपी में बस अभी एन टर्म के बारे में बात करिए, इसके सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, और जो इसके कॉन्सेप्ट है, जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनको भी डिटेल में बात करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। होप आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।